हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। अनअकैडमी भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सबसे लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके माध्यम से आपको क्या-क्या प्राप्त होगा, जरा हम आगे बढ़ते हैं। देखो, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस जो कि डेली 10 पीएम पे मैं करवाता हूं और 9 पीएम पे। इसके साथ-साथ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीजें आपको क्या होंगी, मिलेंगी। इसके बाद आप देखोगे अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है, ये ऐसे इंटरफेस खुल के आता है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। मेरा नाम देवी सिंह है, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल और पॉलिटी में पीटी के लिए पढ़ाता हूँ। ये टेलीग्राम का लिंक है, इससे जुड़कर क्या कर सकते हो आप, सारे हैंडआउट प्राप्त कर सकते हो। साथ ही इसके अंतर्गत आप देखोगे तो ये अनअकैडमी का जो अनअकैडमी है उसका प्रोफाइल लिंक है। मेरे ये कोड है दोनों एसपीडीएससी 10 और देवी वाईटी, इन दोनों में से किसी को यूज करके 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त करना है। कितना? 10% डिस्काउंट। इसके साथ-साथ हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे और जो कुछ एजुकेटर हैं जुड़े हुए हैं, जिनसे जुड़ के आप बेहतर अपनी पढ़ाई को कर सकते हो। कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर किया जाएगा। इसमें से 15,000 से भी ज्यादा जो कोर्सेस है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, ठीक है। इसके साथ-साथ देखो कि हमारे पास कुछ प्लान है, एक प्लस का प्लान है। भैया आप आईएएस एस्पायरेंट हो, ये लॉन्ग लास्टिंग परीक्षा है। मैं कहूंगा ना कि आप 12 माह से 36 माह तक का सब्सक्राइब कर लो। देखो, इतना कम पैसे पे शायद ही कोई आपका प्रिपरेशन करवा पाए, लेकिन हम इसके लिए प्रतिबद्ध हैं। तो हम क्या करते हैं, ये हमारा कोड है, 10% आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा और इसके माध्यम से आप जुड़ जाइए। तो अगर 12 माह की फीस 49,500 जो कि आपको 44,550 रुपया पड़ेगी। लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोचेस, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, पर्सनल, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। उसके अंतर्गत अगर बात करें हम, तो आप ये देख सकते हो जैसे कि हमारे पास आइकॉनिक का प्लान है। इसके अंतर्गत 12 माह, 24 माह, 36 माह का प्लान है। ये बढ़ने भी वाला है, हाइक होने वाला है। इसका प्राइस तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए। और इसमें जो बहुत अमेजिंग चीज जो कि हर किसी के बात ही नहीं है, जो पर्सनल कोच को हायर कर पाना, लेकिन आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड करवाया जाएगा और ये बहुत अमेजिंग चीज है, बहुत ही बेहतरीन चीज है और ये आपको सस्ते दामों पे प्राप्त हो रही है। अगेन इस कोड को यूज करोगे 10% का आपको डिस्काउंट प्राप्त होगा। इसके साथ-साथ हमारे पास एक और प्लान है। अगर हम इसके बाद बात करें, जैसे कि प्लान के अंतर्गत आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, इसमें से नया स्लाइड लग गया है, बस एक मिनट, स्लाइड आने वाला है। हाँ, ये तो ऑप्शनल के अंतर्गत आप देखो इसे, जैसे कि एक मंथ का फी है तो 5000 है एक मंथ का फी। और इसके अंतर्गत ये जो कोड है आप देख रहे हो, इसे यूज करना। जैसे मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ, हिस्ट्री ऑप्शनल, तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाह रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस को कवर करना चाह रहे हो, तो जैसे कि 12 माह से 36 माह तक का ये प्लान है भैया, और इसके माध्यम से जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। इसमें से कुछ कॉन्टेक्स्ट होने वाले हैं। 45 मिनट का 60 क्वेश्चंस, 13 कॉम्बैट्स और 6 सेक्शंस। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, 1 to 3rd रैंकर्स को 3 माह तक का सब्सक्रिप्शन, ये यानी 4 to 150 रैंकर्स को 1000 रुपए का अमेज़न का वाउचर। इसके साथ-साथ 18 जनवरी से हमारे कुछ बैचेस स्टार्ट हैं, जो कि डेडिकेटेड है 2021 पीटी के लिए, 2022 और 2023 के लिए। जैसे कि कुछ बैचेस हैं, अब 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन एंड अगेन दिस वन एंड दिस वन। ये सारे बैचेस हैं, इनसे जुड़ के आप अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। हमारे पास ये जैसे प्लस और आइकॉनिक, तो इसका भी रेट कम हो गया है अभी और जल्द ही हाइक होने वाला है। तो जैसे 12 माह सब्सक्राइब करते हो ना, तो 88,750 705 रुपया पड़ेगा। लेकिन ये कोड है ना, जो आप हमेशा बोलते हो कि हमें सब डिस्काउंट चाहिए, उसी के लिए व्यवस्था है और ये 10% का डिस्काउंट प्राप्त होगा और आपको 70,103 रुपीस क्या होगा, मिलेगा। इसके बाद इसका जो ये कंफर्म हो गया है, 25 से ही इसका जो रेट है वो हाइक होने वाला है। तो जल्द से जल्द जुड़ के आप और क्या कर सकते हो, 25 जनवरी से इसका रेट हाइक होने वाला है। जल्द से जल्द जुड़ के अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हो। आज हमें ना नया चैप्टर इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलो भैया देख लेते हैं कि ये चैप्टर एक्चुअल में है क्या, आपको इससे क्या क्या मिलेगा, कैसे आप डील करोगे, ठीक है। तो हमारा नया चैप्टर है कैपिटल मार्केट। क्या है? कैपिटल मार्केट। देखो, ये जो चैप्टर के बारे में थोड़ा सा बता दूं, पीटी और मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ये जो चैप्टर ना पीटी यानी प्रीलिम्स परीक्षा, प्रीलिम्स टेस्ट और मेंस के लिए,
मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। पीटी में आपको 100% यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा, तो आप इसे छोड़ नहीं सकते हो। बहुत बड़ा भी नहीं है और बहुत छोटा भी नहीं है, ये चैप्टर 5 से 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 7 दिन में शेयर मार्केट से भी और ये बीमा कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी सब इसी के अंतर्गत हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारा सब कुछ जो चीजें मैंने अभी तक बताया समझ आ गया होगा। चलो भैया आज कैपिटल मार्केट स्टार्ट करते हैं। देखो हो सकता है कि मेरी डेली की तरह एनर्जी में थोड़ा बहुत कमी दिख रहा हो, तो मैं बार-बार आपसे बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा-सा आजकल मेरा तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए तहे दिल से माफ़ी। और हम आगे बढ़ते हैं, मैं पूरी एनर्जेटिक होके पढ़ाऊँगा, है ना? चलो, देखो आपको मैंने कैपिटल मार्केट से पहले मनी मार्केट पढ़ाया था, मुद्रा बाजार से। ये देखो ये जो कैपिटल मार्केट है, तो ये कैपिटल मार्केट ये पूंजी बाजार है और जो मनी मार्केट है वो मुद्रा बाजार है। तो कैपिटल मार्केट से पहले मैंने मुद्रा बाजार के बारे में आपसे, मनी मार्केट के बारे में बताया था। मैंने उसके अंतर्गत बताया था कि अगर मान लो जो कैपिटल मार्केट, सॉरी मुद्रा मार्केट, मुद्रा बाजार या फिर मनी मार्केट के जो पार्टिसिपेटर्स हैं, क्या है, पार्टिसिपेटर्स हैं, तो उन पार्टिसिपेटर्स के अंतर्गत अगर आप बात करते हो, तो अगर शॉर्ट टर्म के पैसे की जरूरत है तो वहां मनी मार्केट से जो उसके पार्टिसिपेटर से पैसा लिया दिया जाएगा। तो शॉर्ट टर्म मैंने बताया था कि अगर पैसे की जरूरत 365 दिनों से कम की है तो वहां जो उसके पार्टिसिपेटर्स होंगे और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लिया दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा, मनी मार्केट। तो सेम एज कैपिटल मार्केट, वैसे हमने मनी मार्केट के अंतर्गत उसके पार्टिसिपेंट्स और सारी चीजें उसके मैकेनिज्म के अंतर्गत सारी बात करी थी। अब चलो कैपिटल मार्केट, तो देखो यहाँ लंबी अवधि के जो ऋण की अगर लेने और देने की जरूरत पड़ती है, इसके जो पार्टिसिपेंट्स के बीच जो इसके पार्टिसिपेटर्स हैं, तो कैपिटल मार्केट के अंतर्गत लंबी अवधि का ऋण लिया दिया जाता है। दोबारा सुनिएगा, ये जो कैपिटल मार्केट है, कैपिटल मार्केट के अंतर्गत जब लंबी अवधि के ऋण लेने देने की प्रक्रिया को कैपिटल मार्केट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कैपिटल मार्केट कहा जाता है। यह लंबी अवधि के लिए जो पूंजी है यहाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया को ही ये संबोधित किया जाता है। यह जो पूंजी होती है जो प्राप्त करी जाती है लंबी अवधि के लिए, ये किसी भी माध्यम में हो सकती है, ऋण के रूप में हो सकती है और इसकी परिपक्वता हमेशा क्या होगी, जैसे कि शेयर के रूप में प्राप्त किया जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि डिबेंचर के रूप में प्राप्त किया जा सकेगा, ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन यहाँ जो ऋण प्राप्त किया जाएगा उसकी जो परिपक्वता की अवधि होगी, जो टाइम पीरियड होगा, मैच्योरिटी पीरियड होगा, वो लॉन्ग टर्म का होगा। लॉन्ग टर्म का 365 दिनों से अधिक का, ध्यान रखिएगा कितना होगा, 365 दिनों से अधिक का होगा, लॉन्ग टर्म का होगा, 365 दिनों से ज्यादा का होगा। तो पूंजी बाजार में भी वैसे ही भागीदार होते हैं जैसे कि कैपिटल मार्केट में भागीदार हुआ करते थे। तो जो पूंजी बाजार के जो भागीदार है कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट नंबर, दूसरा भारत में कार्यरत सभी बैंक, तीसरा वित्तीय संस्थान इसी में, तीसरा है उच्च श्रेणी के उद्यम और इसमें जो चौथा नंबर है आम निवेशक। क्या है, आम निवेशक। देखो मैंने जब आपको मनी मार्केट पढ़ा रहा था तो वहां भी मैंने इन सभी पार्टिसिपेटर्स की बात करी थी कि भैया ये सभी पार्टिसिपेंट्स क्या होंगे, इसके हिस्सा होंगे। इसी तरह यहाँ जब मैं कैपिटल मार्केट पढ़ा रहा हूं तो मैंने बताया कि जो कैपिटल मार्केट है यह लंबी अवधि के ऋण लेने देने की प्रक्रिया को संबोधित किया जाता है। यहाँ लंबी अवधि का ऋण लिया दिया जाता है। किनके बीच लिया दिया जाएगा, इनके पार्टिसिपेंट्स के बीच, अर्थात इनके बीच ऋण लिया दिया जाएगा। और यदि पूंजी जो ऋण होगा वो अगर उसका 365 दिनों से कम का नहीं हो सकता, इससे ज्यादा का होगा, तभी वो लंबी अवधि कहलाएगा, तभी वो लंबी अवधि कहलाएगा। तो ये सभी पूंजी बाजार के, सॉरी यानी कैपिटल मार्केट के, नॉट पूंजी बाजार के, कैपिटल मार्केट जो पूंजी बाजार हिंदी में कहेंगे, तो ये सभी जो कैपिटल मार्केट अर्थात पूंजी बाजार के क्या होंगे, पार्टिसिपेंट्स होंगे, ये सभी भागीदार होंगे। क्या होंगे, ये सभी भागीदार होंगे। तो इसमें आपने ये चीजें देखा। अब देखो ये जो पार्टिसिपेंट्स है ये भागीदार हैं, इन भागीदारों में से जिस भी भागीदार को अगर अपने दीर्घकालीन खर्चों के लिए, लंबी अवधि के खर्चों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो क्या करते हैं, यही पूंजी बाजार से अपने पैसे को उठाते हैं और अपने खर्च को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसकी अवधि हमेशा 365 दिनों से ज्यादा की होगी और इसमें जो जो भागीदार है, जो पार्टिसिपेंट्स है, एक दूसरे का पैसा लिया दिया जाएगा। मतलब ये भागीदार ही एक दूसरे को पैसा क्या करेंगे, लेन देन करेंगे।
जैसे कि ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीजें बताने जा रहा हूँ कि भाई जो आरबीआई है वो औद्योगिक इकाई और आम निवेशकों से किसी प्रकार का डायरेक्टली लेन देन नहीं करती। पहला पार्टिसिपेटर्स ये जो आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये किसी भी प्रकार से जो उद्यम श्रेणी के यानी जो उच्च श्रेणी के उद्यम है यानी इंडस्ट्री है, आम निवेशक सॉरी, इनसे किसी प्रकार का इसका डायरेक्ट लेना देना नहीं होगा। क्या होगा? कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होगा पूंजी बाजार के अंतर्गत। और यहाँ भी आम निवेशक सिर्फ क्या करेगा? पैसा दे सकेगा, पैसा प्राप्त नहीं कर सकेगा। तो यहाँ सिर्फ जो आम निवेशक है पैसा पूंजी बाजार में भी पैसा प्राप्त करवा सकेगा, प्रदान करवा सकेगा, बल्कि प्राप्त नहीं कर सकेगा। दूसरे जो इन पार्टिसिपेंट्स है उनको ये सिर्फ पैसा दे सकता है। अब देखो, पूंजी बाजार में ऋण लेने देने की प्रक्रिया को आरबीआई नियंत्रित करती है। जो ऋण लिया दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से बोल रहा हूं कि जो पूंजी बाजार की प्रक्रिया है इसमें जो ऋण लिया दिया जाएगा, तो उसको ऐसा तो है नहीं, कोई तो कंट्रोल करने के लिए होना चाहिए। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आएगा? आरबीआई क्या करेगी? इसको कंट्रोल करेगी। जबकि जो शेयर और डिबेंचर का हिस्सा होगा, जो भी एक कैपिटल मार्केट के अंतर्गत पढ़ेंगे, शेयर और डिबेंचर भी ऋण लेने देने की प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाएगा, तो इसको आरबीआई कंट्रोल नहीं करेगी। इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी, भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड क्या करेगी? इसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, मैं दोबारा से इसको क्या करता हूं? समराइज करने की कोशिश करता हूं। देखो भैया, ये जो पार्टिसिपेंट्स जो इसके भागीदार हैं, तो अगर भागीदारों को अपनी लंबी अवधि का व्यय पूरा करने के लिए, खर्च चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, तो इन्हीं पार्टिसिपेंट्स के बीच ये पैसा का लेन देन करेंगे। लेकिन आरबीआई डायरेक्टली दो लोगों से कभी नहीं जोड़ती है। एक औद्योगिक इकाइयां जो उद्यम जो औद्योगिक इकाइयां हैं, और दूसरा जो जनरल इन्वेस्टर्स तथा आम निवेशक लाइक मी एंड आल्सो यू। ठीक है, तो हमारे साथ आरबीआई का कोई डायरेक्टली लेन-देन, प्रत्यक्षतः लेन-देन नहीं होता है। अब आरबी जैसे कि मैंने मनी मार्केट में बताया था, याद होगा कि ये जो भैया आम निवेशक है ना, जैसे हम हैं, तो हमें यहाँ से इस मार्केट से भी, ये पूंजी बाजार से भी पैसा प्राप्त नहीं होगा, कैपिटल मार्केट से पैसा प्राप्त नहीं होगा। बस हमारे पास अगर पैसा होता है, तो हम बाकी पार्टिसिपेंट्स को अगर लंबी अवधि के खर्च के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो हम पैसा मात्र दे सकेंगे उन्हें ऋण के रूप में, और उसमें हमें इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो अगर आप चाहो कि पैसा लेना चाहो अपने खर्चे के लिए, तो यहाँ नहीं पैसा आपको मिलेगा, बल्कि पैसा आप मात्र दे सकते हो। दूसरा मैंने बताया, जो पूंजी बाजार में ऋण लेने देने की जो प्रक्रिया है, उसको कौन कंट्रोल करेगा? आरबीआई कंट्रोल करेगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगी? भैया इसको कंट्रोल करेगी। जबकि शेयर और डिबेंचर, जो शेयर है और डिबेंचर, ये अंश पत्र, इसको कौन कंट्रोल करेगा? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय जो प्रतिभूति बोर्ड है, जो विनियामक प्रतिभूति बोर्ड है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सरकारी। तो ये सारी जो, इसको कौन कंट्रोल करेगा? सेबी कौन कंट्रोल करेगी, जो शेयर और डिबेंचर्स को, ध्यान रखिएगा, कौन करेगा? सेबी कंट्रोल करेगी। तो भारतीय प्रतिभूति विनियामक बोर्ड बोला जाता है, विनिमय बोर्ड भी, विनियामक बोर्ड भी, इसको सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा। तो आरबीआई किसे कंट्रोल करेगी? ऋण लेने देने की प्रक्रिया को। लेकिन इसके अंतर्गत जैसे शेयर और डिबेंचर है, इन सारी चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? इन सारी चीजों को जो कंट्रोल करेगा, जिसके हिस्से आएगी, उसे सेबी कहा जाएगा। अब पूंजी बाजार में पूंजी प्राप्त करने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। पूंजी बाजार में कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा पूंजी प्राप्त करने के लिए। इन जरूरी जो उपकरण है, इनको हम जरूरी यानी बहुत डिटेल से देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो, इसी के अंतर्गत मैंने ये बताया था आपको कि जो पूंजी बाजार में पूंजी प्राप्त करने के लिए उपकरणों का जो प्रयोग होगा, वो कौन कौन सा? सरकारी प्रतिभूति, बॉन्ड के रूप में। ये बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड है। ठीक है, मैं पहले अपने लेक्चर में बताया था कि बॉन्ड और बिल क्या है। देखो, ऋण लेने देने की प्रक्रिया में बॉन्ड और बिल हमेशा आएगा। बॉन्ड वो है जिसकी अवधि 365 दिन से अधिक हो, अर्थात 1 साल से अधिक हो, उसको बॉन्ड कहा जाता है। इसका प्रयोग ऋण लेने देने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? ठीक है, क्या किया जाता है? ऋण लेने देने की प्रक्रिया में इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ जो सरकारी प्रतिभूतियां, मैंने उपकरण बताया, यहाँ एक सरकारी प्रतिभूतियां होंगी, बॉन्ड के रूप में, बिल के रूप में नहीं होंगी। क्यों?
क्योंकि ये तार्किक है और आपको ये समझ आना चाहिए कि कैपिटल मार्केट में जो लंबी अवधि का ऋण लिया दिया जाता है, बल्कि मनी मार्केट में कम अवधि का ऋण लिया दिया जाता था। तो कैपिटल मार्केट में जब 365 दिन से ज्यादा का ऋण लिया दिया जाएगा, तो यहाँ जो इसका उपकरण होगा वो बॉन्ड होगा, ना कि बिल होगा, बल्कि वहां बिल था। दूसरा इसमें उपकरण शेयर और डिबेंचर जो औद्योगिक प्रतिभूतियां हैं, इनके भी माध्यम से जारी करके ऋण लिया दिया जाएगा। इनके भी माध्यम से ऋण जारी किया जाएगा और लिया दिया जाएगा। तो आपने ये देखा दो उपकरणों का प्रयोग। तो पहले हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। मनी मार्केट में हमने क्या देखा था? गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बिल। जो बच्चा नया हो, जैसे आज या देखो, ये वीडियो एक्चुअल में प्रीमियर होता है। प्रीमियर का मतलब टीचर आपकी क्लास में उपलब्ध नहीं होते हैं, लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं स्टैम्प पे लिख के दे सकता हूं, अगर मेरी गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो 15 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन 100% पीटी में स्ट्राइक कर जाओगे, इवन मेंस में भी सेम है। ठीक है, तो गवर्नमेंट देखो, अब मैं इसके अंतर्गत ये जो कैपिटल मार्केट है डिटेल से समझाऊंगा। जहां भी कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा। मैं अगले दिन जब क्लास लेने जाता हूँ, रिकॉर्ड करने जाता हूँ, तो उन्हें देखता हूँ कि अच्छा स्टूडेंट के कोई ना कोई क्वेरी जरूर रही होगी। ठीक है, और ये सारा जो नोट्स है, वो नोट्स कोई ना कोई माध्यम या कोई ना कोई क्या माध्यम, ये जो टेलीग्राम लिंक मैंने पहले आपको बताया था उस समय, जहां पे अबाउट मी, तो उस पे टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन कर लेना है, या अनअकैडमी डीवी सिंह इसको क्या करना है, सर्च करना है, वहां जुड़ जाना है। तो सारा नोट्स, और मैं इकोनॉमी के लिए बार-बार बोलता हूँ, गारंटी दे के कहता हूँ कि भैया इसके लिए ना कोई आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ये शायद कम ही टीचर बोलेंगे, और ना ही इसके लिए कोई बुक्स पढ़ने की जरूरत है। लोग बोलते हैं रमेश सिंह पढ़ लो, कोई बोलते हैं मिश्रा एंड पुरी पढ़ लो, कोई बोलते हैं दत्त एम सुंदरम पढ़ लो। मैं बार-बार बोलता हूँ कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्लासेस 150 से ज्यादा लेक्चर आएंगे, और 150 से ज्यादा लेक्चर आप पूरी तरीके से इकोनॉमी के मास्टर्स हो जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं। हमें जो आज पढ़ना है, आज क्या पढ़ना है कि जो अभी हम पढ़ रहे थे, वो हमने बताया कि इसके जो कैपिटल मार्केट है, जो पूंजी बाजार है, इसके दो उपकरण हैं। एक तो औद्योगिक इकाइयों के रूप में जो प्रतिभूतियां जारी, जो शेयर और मार्केट के रूप में, और दूसरा क्या है, बॉन्ड के रूप में, जो सरकारी प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड। तो जरा इसको थोड़ा सा भैया नजर डालना, देखना कि इसका मतलब क्या है। अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, यदि सरकार को ध्यान रखिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन देगा, जारी करेगा, सरकार जारी करेगी। किसके बिहाफ पे? आरबीआई को। तो आरबीआई को कहेगी कि देखो हमें लंबी अवधि का पैसे की जरूरत है। हमें क्या है? लंबी अवधि का पैसे की जरूरत है। हमें सड़क बनानी है, हमें ब्रिज बनानी है, तो हमें ऋण की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। तो आरबीआई कहेगी कि कोई बात नहीं है, एक काम करो, आप सरकारी प्रतिभूतियां जारी कर दो, और हम क्या करेंगे, इन सरकारी प्रतिभूतियों को बैंकों को या कोई वित्तीय संस्थानों को बेच करके आपके लिए पैसा का जुगाड़ कर देंगे, पैसा ले आएंगे। तो जो सरकारी प्रतिभूतियां इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड है, ये सरकार को दीर्घकालीन अगर अपने व्यय को पूरा करना है, खर्चों को पूरा करना है, इसके उद्देश्य से लंबी अवधि के लिए जो ऋण प्राप्त किया जाता है, वो बॉन्ड बेचकर किया जाता है, बॉन्ड को बेचा जाता है और पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो जो बॉन्ड के रूप में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचा जाएगा, तो इनकी जो परिपक्वता की अवधि होगी, इनका जो मैच्योरिटी पीरियड होगा, वो 365 दिनों से ऊपर का होगा, इससे कम का नहीं हो सकता, क्योंकि बॉन्ड के रूप में है। ठीक है, इन प्रतिभूतियों को जीसेक भी कहते हैं। इन प्रतिभूतियों को जीसेक, एक मिनट, जीसेक, इन प्रतिभूतियों को जीसेक भी कहते हैं। जीसेक का मतलब क्या है, इसको देखो, गिल्ड एजेस सिक्योरिटी, जो किनारा होता था ना, गिल्ड, ये सुनहरा कलर का। देखो इसका जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सुनो। मैंने बोला ये जो बॉन्ड है ना, इनको जीसेक भी कहा जाता है। क्या जीसेक कहा जाता है? गिल्ड एजेस, एजेस मतलब किनारा होता है। अच्छा, इधर होना चाहिए, इस पे से नहीं लिखा है, यहाँ पे भी नहीं लिखा है। चलो कोई बात नहीं है, इन प्रतिभूतियों को ऐसे आप लिख लो, जीसेक और गिल्ड एजेस। गिल्ड एजेस मैं यहां पे लिख देता हूं, गिल्ड एजेस मतलब किनारा, एजेस सिक्योरिटी,
देखो होता क्या था, यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ब्रिटिश काल में जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, ब्रिटिश पीरियड में इन प्रतिभूतियों के चारों ओर सुनहरे मतलब सुनहरे रंग का किनारा हुआ करता था। तो यह प्रतिभूतियां सामान्य रूप से जारी करी जाती थी। इस वजह से इनको गिल्ड एजेस सिक्योरिटी भी कहा जाता है। क्या? गिल्ड एजेस सिक्योरिटी अर्थात जिसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि देखो ये जो प्रतिभूतियां हैं, ये प्रतिभूतियां सामान्य रूप से वैसी ही जारी होती हैं और ये बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्या किया जाता है, बेचा जाता है और इनके माध्यम से आरबीआई इनसे क्या करती है, पैसा उठा लेती है और आरबीआई इनको क्या करेगी, ब्याज देगी। दोबारा सुनिएगा, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड किसे जारी किया जाएगा, बैंकों को और अन्य सरकारी संस्थानों को जारी किया जाएगा और ये जो बॉन्ड होंगे तो बॉन्ड में क्या होगा कि ब्याज दिया जाएगा, बॉन्ड में ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, तो आरबीआई अब बिहाफ पे है, आरबीआई बीच में है तो आरबीआई क्या देगी, बैंकों को ब्याज देगी। ठीक है, और या फिर प्रतिभूतियां, कुछ ऐसी भी प्रतिभूतियां होती हैं अगर मान लो ब्याज नहीं देती तो जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में जारी करी जाएंगी। मैं अभी दोनों बताता हूं, जीरो कूपन बॉन्ड और जीरो कूपन बॉन्ड के साथ साथ ब्याज वाला, ये ब्याज कैसे दिया जाएगा। सच एक एग्जांपल ले लो आप कि मान लो जैसे कि ये गवर्नमेंट है भैया, ये गवर्नमेंट है और ये आरबीआई है, आरबीआई है। गवर्नमेंट को लंबी अवधि का पैसे की जरूरत है। आरबीआई से कहा कि एक काम करो, हमारे लिए मार्केट से पैसा उठा दो। आरबीआई बॉन्ड जारी करी, कहां, बैंक के पास, बैंक के पास। तो ये जो बॉन्ड होगा दो रूपों में जारी होगा, एक तो बैंकों को ब्याज मिलेगा, ध्यान रखना है, एक तो बैंकों को ब्याज मिलेगा और दूसरा जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में जारी होगा। जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में जारी होगा। तो ब्याज तो समझ रहे हो कि ऑब्वियस है, अगर ये पैसा इससे ले रहा है तो इससे ब्याज मिलेगा बैंकों को। तो ब्याज वाला चीज तो समझ आई कि ब्याज अदा किया जाएगा आरबीआई के द्वारा बैंकों को। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड क्या है, ये जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में भी जारी होंगी। देखो अर्थशास्त्र में जो कूपन का अर्थ होता है ब्याज, अगर आप कहीं कूपन शब्द आ जाए तो इसका मतलब होता है ब्याज, सीधा सा इसका मीन क्या होता है, ब्याज। तो जो जीरो कूपन ब्याज का, वो जो जीरो कूपन बॉन्ड है, मतलब यहाँ शून्य ब्याज, यहाँ जीरो कूपन ऑब्वियस है तो शून्य ब्याज। तो भैया ऐसे तो बैंकों के पास, ऐसे तो बैंक पैसा देंगे नहीं आरबीआई को या सरकार को कि कोई ब्याज ना हो। तो एक्चुअल में ये होगा क्या, एट अ डिस्काउंट, मनी मार्केट में याद है एट अ डिस्काउंट पढ़े थे, क्या है, डिस्काउंट में। सेम एज यहाँ भी जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है कि यहाँ इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देगी। तो अब ऐसे तो बैंक पैसा नहीं दे देंगे, तो जीरो कूपन बॉन्ड को उपयोग में लाया जाएगा। अब ये क्या है, एज अ वो जैसे मैंने वहां पे बताया था कि वहां क्या हो रहा था, एज अ डिस्काउंट जारी किया जा रहा था, यहाँ भी ऐसे किया जाएगा। अब मान लो आरबीआई क्या करेगी कि कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगी, मान लो 10 रुपए की जारी करती है, क्या करेगी, 10 रुपए की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी करेगी। तो इसको छूट दर पे, ध्यान रखिएगा, इसमें जो मुद्रित मूल है इस पे वो लोग छूट दर पे खरीदेंगे, कौन, बैंक या फिर अन्य वित्तीय संस्थान छूट दर पे खरीदेंगे। इसको 7 रुपए पे खरीद सकते हैं, 8 रुपए पे खरीद सकते हैं, 9 रुपए पे खरीद सकते हैं और परिपक्वता की अवधि के बाद, परिपक्वता की अवधि के बाद ये 10 रुपया चुकाना पड़ेगा, किसको, आरबीआई को, बैंकों के लिए। तो 10 रुपया देना पड़ेगा जो मूल पहले से लिखा हुआ है। आप ये कह सकते हो जो मुद्रित मूल है, ये मुद्रित मूल्य से छूट दर पे बेचा जाता है, मुद्रित मूल्य से छूट दर पे बेचा जाता है। और परिपक्व होने के बाद, आफ्टर ऑल मैच्योरिटी पीरियड समाप्त होने के बाद, उस स्थिति में जो मूल्य लिखा हुआ है, जो मुद्रित मूल्य है, वो वित्तीय संस्थानों को क्या किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा, मुद्रित मूल्य के बराबर धनराशि दे दी जाएगी, मुद्रित मूल्य के बराबर धनराशि दे दी जाएगी। तो आपने यहां तक चीजों को देखा, ये एक्चुअल में जो जीरो कूपन बॉन्ड समझ आ गया होगा और ब्याज वाला भी चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं बस 1 मिनट में दोबारा समराइज करने की कोशिश करता हूं, जरा फोकस करिएगा। देखो भैया, सरकार को ज्यादा अवधि, लंबी अवधि के लिए पैसे की जरूरत है, मतलब 1 साल से ज्यादा। तो सरकार जो प्रतिभूतियां जारी करके मार्केट से पैसा उठाएगी, यानी इनके पार्टिसिपेंट से जो पैसा उठाएगी उनको ब्याज अदा करेगी। तो ब्याज भी अदा कर सकती है और जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर सकती है। जीरो कूपन बॉन्ड में ब्याज
ब्याज नहीं दिया जाता, बल्कि इसको छूट दर पे बेचा जाता है। इसको छूट दर पे इसके द्वारा बेचा जाता है, बैंकों के द्वारा वित्तीय संस्थानों के। और जो मुद्रित मूल्य होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड, मैच्योरिटी पीरियड के बाद ये पूरा रुपया जो मुद्रित है वो चुकाना पड़ेगा। किसको? आरबीआई को चुकाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने ये चीज देखा। ठीक है, अब आगे देख लो। देखो जैसे कि इसमें नोट डाल के लिखा है कि जब सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है, अभी ये बहुत बड़ा चैप्टर है, हम बताएंगे। तो जब सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ता है, तब ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड बेचकर लंबी अवधि के लिए ऋण की प्राप्ति करी जाती है। मान लो सरकार का घाटा बढ़ रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है, तो अब बाहर से पैसा ले रहे हैं, तो हमारे पे और एक बर्डन बढ़ रहा है। तो सरकार क्या करेगी? घरेलू मार्केट से लंबी अवधि का ऋण बॉन्ड बेच के क्या करेगी? प्राप्त करेगी। तो इस बॉन्ड की आपूर्ति ऑब्वियस है, अब ज्यादा से ज्यादा ऋण प्राप्त करेगी तो बॉन्ड की आपूर्ति है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड ये जारी करेगी। अब ज्यादा से ज्यादा बॉन्ड जारी करेगी तो इसका मूल्य क्या आता है? नीचे आता है। इसका मूल्य नीचे आता है। कैसे इसका मूल्य नीचे आता है? जरा एक उदाहरण से समझिएगा, यहाँ नहीं आप समझ पाओगे। मान लो कि जो बॉन्ड है ये जीरो कूपन बॉन्ड या फिर आप ये कह सकते हो ब्याज पे, दोनों हो सकता है। कैसे भी, जैसे भी सरकार जारी कर। तो पहले हम जीरो कूपन बॉन्ड के बारे में बात करते हैं। जितना ज्यादा बॉन्ड जारी किया जाएगा उतना ज्यादा इसका जो मतलब उतनी ही ज्यादा ये छूट दर पे बेचा जाएगा, उतनी ही ज्यादा छूट दर पे बेचा जाएगा। क्यों उतनी ज्यादा छूट दर पे बेचा जाएगा? ज्यादा पैसा, देखो मार्केट में जब ज्यादा बॉन्ड पंप कर दिया जाएगा तो बैंक कहेंगे कि यार हमें बॉन्ड से पैसा चाहिए, कोई भी खरीद लो, तो लोग बार्गेनिंग करेंगे कि नहीं, हम अगर जीरो कूपन बॉन्ड खरीद रहे हैं तो इसमें 1000 लिखा है तो हम आपको 600 देंगे, 500 देंगे, 400 देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है या बॉन्ड की मात्रा बढ़ गई है। तो अगर बॉन्ड की आपूर्ति बढ़ जाती है, सरकार ज्यादा बॉन्ड जारी करती है, तो इसका मूल्य स्वतः नीचे आता है। इसका मूल्य जो है बॉन्ड का स्वतः नीचे आता है। अर्थात इस पर दिए जाने वाला जो छूट है वो बढ़ोतरी हो जाएगी। मैंने बताया ना, छूट क्या है? बढ़ोतरी हो जाएगी। अब छूट का बढ़ोतरी का मतलब जो 700 में था वो 600 में तो बढ़ोतरी हो गई ना, कि अब 400 रुपए की छूट मिल रही है, पहले 300 रुपए की छूट मिल रही थी। अगर 1000 रुपए का मुद्रित था तो छूट में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बॉन्ड पे किए गए निवेश में ज्यादा लाभ होगा। ऑब्वियस है, वही चीज फिर मैं बता रहा हूँ कि जो बैंक और निवेश करता है उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचेगा। और इसी को आप ये कह सकते हो, जैसे जैसे बॉन्ड का मूल्य गिरेगा, बॉन्ड पे होने वाला लाभ क्या होगा? उसमें बढ़ोतरी होगी। उसमें बॉन्ड पे जो होने वाला लाभ है उस पे बढ़ोतरी होगी। तो इस मैकेनिज्म को उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसे और समझो। नया पेज की जरूरत थी, अच्छा नया पेज नहीं मिल पाएगा, है ना? चलो हम इसे मिटा के और नया पेज थोड़ा सा देखना जरा। ये चीज समझना जरूरी है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मुझे पक्का पता है कि मैं वहां बैठा नहीं हूँ, इस वजह से चीजें रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपको नहीं समझ आता है तो रिपीट कर देता हूँ मैं, है ना? अगर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होते वैसे ही, क्योंकि मैं अगर वहां पे क्लास में बैठा होता तो आपको मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लगता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हो सकता है थोड़ा बहुत डाउट हो आपको, तो उसके लिए मैं अगेन एंड अगेन रिपीट करने की, समराइज करने की कोशिश करता हूँ। देखो भैया, जब सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा अगले उसमें हम चैप्टर में बताऊंगा, लेकिन बस यहाँ सुन लो कि जब सरकार को घाटा बढ़ता है, सरकार को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ज्यादा व्यय हो रहा है तो घाटा बढ़ेगा, तो सरकार पैसा अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था से उठाने की कोशिश करेगी। तो सरकार लंबी अवधि का पैसा उठाएगी, लंबी अवधि को पैसा उठाएगी सरकार। अब लंबी अवधि का पैसा कैसे उठाएगी? ये लंबी अवधि का अगर पैसा उठाना होगा तो बॉन्ड बेचेगी। मैंने बोला कि ये जो भैया बॉन्ड है, ये बॉन्ड दो चीज में बेचा जा सकेगा। एक तो इस बॉन्ड का जीरो कूपन बॉन्ड के रूप में, और एक ब्याज के रूप में। तो जब जब ध्यान से सुनिएगा, जब जब ज्यादा घाटा बढ़ेगा
राजकोषीय घाटा सरकार का बढ़ेगा, यानी ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो जीरो कूपन बॉन्ड ज्यादा जारी होंगे। अब जीरो कूपन बॉन्ड ज्यादा जारी होंगे तो ऑब्वियस है जब इनकी आपूर्ति बढ़ जाएगी तो इनका मूल्य नीचे आएगा। आपूर्ति बढ़ जाएगी तो इनका मूल्य नीचे आएगा। स्वतः ये तो कॉन्सेप्ट है कि जब कोई चीज की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है तो स्वतः उसका मूल्य नीचे गिरने लगता है, उसका मूल्य नीचे आएगा। तो जो दिया जाने वाला छूट है उसमें बढ़ोतरी होगी। कैसे? मान लो कि सरकार पहले एक 10 रुपए का, बस ऐसे जान लो, 10 रुपए का बॉन्ड जारी करती थी। अब वो 10 रुपए का लोग बार्गेनिंग करेंगे, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे बार्गेनिंग करेंगे कि अगर आप जीरो कूपन बॉन्ड जारी कर रहे हो, 10 रुपया इसमें लिखित है तो 9 रुपया का ले लो, 8 रुपए का ले लो। लेकिन इनकी मात्रा खूब हो जाएगी तो पार्टिसिपेंट्स कहेंगे कि चलो रखो, हम नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि बहुत सारे बॉन्ड है, हम किसी में निवेश कर लेंगे। तो सरकार दबाव में आके, अर्थात आरबीआई दबाव में आके कहेगी एक काम करो, 7 रुपए आप दे दो। ठीक है? तो देखो, जब जब इसकी मात्रा बढ़ जाएगी, बॉन्ड ज्यादा जारी होंगे, तो इससे क्या होगा कि ज्यादा छूट मिलेगी, ज्यादा छूट पे जारी किए जाएंगे। और जितना ज्यादा छूट उतना ज्यादा बैंकों या वित्तीय संस्थाओं को लाभ। जितना ज्यादा छूट, क्योंकि पहले इनको 9 रुपया देना था और बाद में इन्हें 10 मिलता, अब इन्हें 7 रुपया देना है और परिपक्वता के बाद इनका 3 रुपया का फायदा, पहले 1 रुपए का फायदा, 2 रुपए का फायदा, तो उतना ज्यादा इनका लाभ। अब समझ आया? अब ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सॉरी, देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, थोड़ा सा मेरा तबीयत गड़बड़ है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। 1-2 दिन मैं डबल डोज का टेबलेट लेके आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, डबल डोज का टेबलेट, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी मैं आपके साथ हूँ ना, कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस पर जो दिए जाने वाला जो छूट है, छूट में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। इसमें बैंकों पर वित्तीय संस्थानों को बॉन्ड में जो किया गया निवेश है, वित्तीय संस्थानों पे जो बॉन्ड में किया गया निवेश है, उस पे ज्यादा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। और इसी के चलते आप इस पूरे मैकेनिज्म को, जो मैंने लास्ट में नोट डाल के समझाने की कोशिश की, आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड की आपूर्ति अगर ज्यादा तो बैंकों को लाभ ज्यादा। क्यों? और जो छूट दर ज्यादा, क्योंकि आपको ये पूरा मैकेनिज्म पहले ही मैं बता चुका हूँ। ठीक है? डिमांड सप्लाई का जो खेल है ये पहले ही समझा चुका हूँ। चलो अब हमें क्या देखना है? अब हमें औद्योगिक जो प्रतिभूतियां हैं शेयर और ऋण पत्र के रूप में, जो औद्योगिक प्रतिभूतियां हैं उस शेयर और ऋण पत्र के रूप में, इसका चक्कर क्या है जरा इसे देख लो। और फिर हम आगे एनएसई, बीएसई, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, ये सारी चीजें देखेंगे डिटेल से, ये सारी चीजें डिटेल से। देखो, जो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, यदि एक औद्योगिक इकाई, यदि कोई भी एक इंडस्ट्रियल यूनिट, कोई औद्योगिक इकाई, बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अपने दीर्घकालीन व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से क्या करते हैं, अगर उन्हें पैसे की जरूरत है लंबी अवधि की, तो पूंजी बाजार से अगर पैसा प्राप्त करना चाहें, तब ऐसे में औद्योगिक इकाई या वित्तीय संस्थान क्या करेंगे? लंबी अवधि का ऋण प्राप्त करने के लिए शेयर और डिबेंचर जारी करके पैसा प्राप्त करेंगे। दोबारा सुनिएगा, छींक आने वाली है, दोबारा सुनिएगा। मैंने कहा अगर कोई भी औद्योगिक इकाई है, अगर किसी भी औद्योगिक इकाई को लंबी अवधि का पैसा चाहिए, लंबी अवधि का पैसा चाहिए, तो क्या करेगी कि लंबी अवधि का पैसा प्राप्त करने के लिए औद्योगिक इकाई क्या करेगी कि शेयर और डिबेंचर बेच के, इस पे से जब ये बेच के या जारी करके लंबी अवधि का पैसा क्या कर सकेगी? प्राप्त कर सकेगी। एक औद्योगिक इकाई लंबी अवधि का अगर जो ऋण प्राप्त करना चाहे तो ऐसी स्थिति में ऋण पत्र जारी करेगी। दोबारा सुनिएगा, अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट होता है, लंबी अवधि का पैसा अर्थात 365 दिनों से ज्यादा के खर्चे की पैसे की आवश्यकता है, तो वह ऋण पत्र क्या करेगी? ऋण पत्र जारी कर सकेगी, ऋण पत्र जारी करके पैसा उठा सकेगी। तो निवेशकों को ऋण पत्र बेचा जाएगा और ऋण पत्र के रूप में पूंजी प्राप्त किया जाएगा, किया जा सकेगा। ठीक है ना? यही जो ऋण पत्र निवेश करने वाले, जो ऋण पत्र पे जो निवेश करने वाले लोग होंगे, उनको ऋण पत्र धारक कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इन्हीं को ऋण पत्र धारक कहा जाएगा। जैसे कंपनी ब्याज अदा करेगी
और ये जो ऋण पत्र है इनकी परिपक्वता की अवधि के बाद जो मूलधन भी वापस किया जाएगा, तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है। ऋण पत्र समझ गए ना आप? मुझे लगता है कि ये ऋण पत्र बहुत आसान सा है, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं एक बात दोबारा से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो भैया, जो ऋण पत्र जो कंपनियों को अपने कम अवधि सॉरी लंबी अवधि के लिए पैसों की जरूरत है, तो ऋण पत्र जारी करके क्या किया जाएगा? वो ऋण पत्र जारी करके मार्केट से अर्थव्यवस्था से पैसा प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। ऋण पत्र जारी करके मार्केट से अर्थव्यवस्था से पैसा प्राप्त करने की कोशिश करी जाएगी। ये जो ऋण पत्र जारी करके पैसा प्राप्त करने की कोशिश करी जाएगी, जो ऋण पत्र बेचने के बाद जो होल्ड करेंगे उनको ऋण पत्र धारक कहा जाएगा। और इस पे जो कंपनी है, जो ऋण पत्र जारी करने वाली कंपनी है, वो इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? ब्याज देगी। किसे? ऋण पत्र धारक को। और जब वो परिपक्व हो जाएगा, परिपक्वता की अवधि के बाद उसको मूलधन भी वापस करेगी। ठीक है, तो ऋण पत्र के माध्यम से वो लंबी अवधि का अपना खर्चा चला सकती है। तो ये तो देखा आपने कंपनी के रेफरेंस में। ठीक है, अब इससे दूसरी तरफ अगर हम ऑन द अदर हैंड, अगर कंपनी लंबी अवधि के पूंजी प्राप्त करने के उद्देश्य से शेयर जारी करके इच्छुक निवेशकों को बेच सकती है। ठीक है, शेयर भी जारी कर सकती है। शेयर एक कंपनी का हिस्सा होता है, ये उसका एक पार्ट होता है। तो ऋण पत्र देखा आपने, जो डिवेंचर है, डेट है। अब एक कंपनी को अगर दूसरा भी तो है, शेयर भी तो अगर उसको नहीं ऋण पत्र जारी करती है, शेयर जारी करके क्या कर सकती है? मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर सकती है। तो शेयरों में जो निवेश करने वाला जो निवेशक है, जो शेयर धारक है, जो शेयर होल्डर है, अगर कंपनी के लाभ का हिस्सा जो होगा, लाभांश के रूप में उस व्यक्ति को प्राप्त होगा। ठीक है, अगर एक कंपनी शेयर के माध्यम से लंबी अवधि के खर्च के पैसा प्राप्त करने की कोशिश करती है, तो जो शेयर होल्डर होंगे उनको कंपनी का मालिकाना अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और मालिकाना अधिकार प्राप्त होने के बाद वो जो कंपनी है, तो उसमें से एक उसको लाभ का हिस्सा जाएगा, उसको भी एक लाभ का हिस्सा जाएगा। तो उसी अनुपात में, जिस अनुपात में उस व्यक्ति शेयर खरीदा होगा उस कंपनी का, उसी अनुपात में उस कंपनी का क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति को मालिकाना अधिकार भी प्राप्त हो जाएगा। भारत में जो शेयर बाजार है, जो शेयर मार्केट है, इसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी कंट्रोल करती है, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। ये जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी है, अगर किसी को, जो कंपनी को शेयर के माध्यम से पैसे उठाने की जरूरत है, तो बिना सेबी से अनुमति बिना लिए वो शेयर नहीं जारी कर सकती है, और लंबी अवधि के लिए शेयर नहीं जारी करेगी और ना ही पैसा उठा सकेगी। तो जो सेबी शेयर मार्केट में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी जो है, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? ये सेबी ही एक मैकेनिज्म है, सेबी इसकी अथॉरिटी बॉडी है, और सेबी के माध्यम से ही कंट्रोल करने की कोशिश करी जाती है। सेबी का ही एक माध्यम होता है, जो सेबी इसमें नजर रखती है कि कोई कंपनी शेयर बेच करके पैसा तो उठा ले, लेकिन कोई धोखाधड़ी पे अंजाम न दे, कोई धोखाधड़ी ना कर सके। इसको आप ये कह सकते हो कि इन सारी चीजों पे जो शेयर के रेफरेंस में जो नजर रखेगी, वो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी रखेगी। तो देखो, सेबी है, इसकी स्थापना की बात करें तो 1988 में करी जाती है। पहले ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी होती है, लेकिन 1992 अधिनियम के अंतर्गत इसको स्टैच्यूटरी यानी इसको लीगल दर्जा दे दिया जाता है। ये स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाती है। क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी बन जाती है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, और वर्तमान में इसका जो नेतृत्व है वो अजय त्यागी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? अजय त्यागी कर रहे हैं, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे वही देख पा रहे हो। मैं एक बार दोबारा से आपको क्या कर दूंगा, दोबारा से रिवाइज करवा दूंगा। देखो भैया, ध्यान से सुनिएगा। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, तो शेयर के रूप में, डिवेंचर के रूप में। ये डेवलप है, डिवेंचर है, डेवलप नहीं है। ऋण पत्र बोलते हैं डिवेंचर, डिवेंचर ध्यान रखिएगा। यदि एक औद्योगिक इकाई बैंक अथवा कोई वित्तीय संस्थान से, बैंक या फिर कोई भी वित्तीय संस्थान से अपने लंबी अवधि यानी 365 दिन से ज्यादा के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, तो वह औद्योगिक इकाई क्या करेगी? लंबी अवधि का ऋण प्राप्त कर सकेगी और ऋण पत्र जारी कर सकेगी, ऋण पत्र जारी कर सकेगी। जो ऋण पत्र उसका खरीदेंगे तो उसको ब्याज दिया जाएगा। उसी तरह एक कंपनी शेयर भी जारी करके निवेश को क्या कर सकती है? शेयर जारी करके, जो शेयर होता है, तो जो शेयर है
तो शेयर को जारी करके लंबी अवधि का पैसा प्राप्त कर सकती है। और जब शेयर को जारी करके लंबी अवधि का पैसा प्राप्त करेगी तो इन सारी चीजों पे कौन नजर रखेगा? इन पे सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया नजर रखेगी। ठीक है। और देखो ये जो शेयर के बाद तो मैंने बताया, अगर मान लो किसी कंपनी का आपने शेयर खरीदा तो आप ये जो शेयर होता है उस कंपनी का हिस्सा होता है, तो आप उसके उतना मालिकाना अधिकार कितने परसेंट, मान लो 20% आपके पास शेयर है उस कंपनी का, तो आप उसका मालिक हो गए, आपको उसका मालिकाना अधिकार मिल गया, आपको उस कंपनी का मालिकाना मालिकाना अधिकार मिल गया और उसी के अकॉर्डिंगली आपको लाभांश मिलेगा। क्या होगा? लाभांश मिलेगा। ठीक है। तो आपने ये चीजों को डिटेल से देखने की कोशिश करी। यहाँ तक उम्मीद करता हूं मैंने आपको सेबी के बारे में भी बताया कि 1988 में इसका गठन किया जाता है। पहले नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी अर्थात गैर सामरिक संस्था होती है और इसका 1992 अधिनियम के अंतर्गत इसको स्टैट्यूटरी दर्जा दिया जाता है और सेबी जो है एक वैधानिक बॉडी हो जाती है, वैधानिक निकाय हो जाता है। इसका जो हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसको नेतृत्व अजय त्यागी कर रहे हैं। इसका जो नेतृत्व है कौन कर रहा है? अजय त्यागी कर रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा देखो, अब तो ये तो मैंने बता दिया कि जो शेयर मार्केट है इसको कंट्रोल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात सेबी करेगा, लेकिन कोई तो मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कैसे खरीद बिक्री करी जाएगी। तो अब हमें स्टॉक एक्सचेंज क्या देखना है? स्टॉक एक्सचेंज देखना है। देखो जब एक कंपनी अपने शेयर इच्छुक निवेशकों को, इच्छुक निवेशक मतलब किसी को तो फोर्स नहीं किया जा सकेगा ना, जो शेयर खरीदना चाहते हैं तो इच्छुक निवेशकों को बेचती है। तब इसके उपरांत यदि वह निवेशक उन शेयरों को किसी अन्य निवेशक को बेचना चाहे, अगर वो किसी अन्य निवेशक को बेचना चाहे तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती है जो कि इच्छुक निवेशक वो क्या कर सके, अगर वो दूसरे शेयर जो दूसरे लोग हैं उनके बीच संपर्क स्थापित कर सके, उनके बीच संपर्क स्थापित कर सके। तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसी को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, इसी को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा, देखो ये जो स्टॉक एक्सचेंज है क्या, मैंने कहा जब एक कंपनी शेयर, अपना जो शेयर है इच्छुक निवेशकों को क्या करती है? बेचती है। अगर इसके उपरांत वो जो निवेशक जो पहले शेयर खरीदा है इन शेयरों को किसी दूसरे निवेशक को बेचना चाहता है, ऐसे सुनो, जैसे कि कंपनी सी है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कंपनी सी है, कंपनी सी ने शेयर जारी किया ए को, किसको? ए को। और जब ए को, तो ए ऑब्वियस शेयर खरीद लिया, इसको कंपनी को पैसा दे दिया। अब ए को पैसे की जरूरत पड़ी, ए को पैसे की जरूरत पड़ी तो ए भी दूसरे निवेशक को ढूंढना चाहता है कि मैं अपने शेयर बेच के और पैसा बना लूं। मान लो कि ए का बेटा बीमार हो गया तो ये ए बेच के पैसा लाना चाहता है, तो कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो मान लो कि इसकी कनेक्टिविटी बी से बनती है, इसकी कनेक्टिविटी बी से बनती है, तो ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी जहां से कनेक्टिविटी क्रिएट करी जाती है इसी प्लेटफॉर्म को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, इसी प्लेटफॉर्म को स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। कैसे? कि जो इच्छुक निवेशक है उनके बीच संपर्क स्थापित हो सके और यही जो प्लेटफॉर्म है स्टॉक एक्सचेंज संपर्क का माध्यम बनता है, यही प्लेटफॉर्म संपर्क का माध्यम बनता है। यहां तक आपने चीजों को देखा। अब स्टॉक एक्सचेंज पे एक जो निवेशक है, जो इच्छुक निवेशक है, वो किसी दूसरे इन्वेस्टर्स को शेयर बेच सकता है और दूसरे इन्वेस्टर्स का शेयर खरीद सकता है। एक निवेशक अपने शेयर अन्य निवेशक को बेच सकेगा। और ये जो अगर बात करें तो पहली जो स्टॉक एक्सचेंज है वो एम्स्टर्डम, जो पहली स्टॉक एक्सचेंज है शेयर बाजार की खरीद बिक्री के लिए, दुनिया की सबसे जो विश्व की पहली स्टॉक एक्सचेंज वो कौन सी? एम्स्टर्डम स्टॉक एक्सचेंज रही है। इसकी स्थापना हॉलैंड 1602 में करी गई। इसकी जो स्थापना है हॉलैंड में यानी 1602 में करी गई थी और वर्ष 2000 में इसका मर्जर कर दिया गया, इसका विलय कर दिया। इसमें विलय किया गया ब्रसेल्स स्टॉक एक्सचेंज में किया गया। ब्रसेल्स स्टॉक एक्सचेंज एंड पेरिस स्टॉक एक्सचेंज के साथ इसका विलय के बाद इसका नाम बदल गया और इसको यूरोनेक्स एम्स्टर्डम कहा गया। इसको यूरोनेक्स क्या कहा गया? एम्स्टर्डम कहा गया। जैसे कि आपकी स्लाइड पे भी दिया है कि मैंने बताया पहली स्टॉक एक्सचेंज क्या है आपकी? एम्स्टर्डम है और इसकी जो स्थापना है वो हॉलैंड में 1602 में करी गई। 2002 में इसका विलय किया गया किसके साथ?
ब्रसेल्स स्टॉक एक्सचेंज के साथ और एक पेरिस स्टॉक एक्सचेंज के साथ। फिर इसका नाम बदल गया, यूरोनेक्स एम्स्टर्डम कर दिया गया, यूरोनेक्स एम्स्टर्डम कर दिया गया। देखो और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं और कुछ स्टॉक एक्सचेंज बता देता हूं कौन कहां स्थित है, क्योंकि कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम भारत में बात करें स्टॉक एक्सचेंज की, तो अब तो 3 है, लेकिन मुख्यतः 2 प्रकार की स्टॉक एक्सचेंज है, सॉरी 2 सबसे प्रमुख और सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कौन कौन? एनएसई और बीएसई, जैसे कि आपकी स्लाइड में होना चाहिए। जो भारत में है तो एनएसई इसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना। भारत में एक नई स्टॉक एक्सचेंज भी क्या हुई है, स्थापित हुई है, इसको एमसीएक्स क्या कहा गया, इसको एमसीएक्स, जिसकी स्थापना अभी रिसेंट 2008 में करी गई, और इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका नाम बदल करके मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये नई है, रिसेंट है, 2008 में इसकी स्थापना, इसके बाद इसका नाम बदल दिया गया। तो एनएसई बीएसई को देखेंगे, और एनएसई बीएसई के साथ साथ मैं आपको एक चीज सॉरी एनएसई बीएसई के साथ जो दुनिया की और कुछ स्टॉक एक्सचेंज है उनके भी बारे में हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मैं आपको ये लिखवा देता हूं, बाकी तो नोट्स में मिल जाएगा, और जो स्टॉक एक्सचेंज है उनके बारे में थोड़ा सा आपको चाहे ना मिले, ठीक है। तो थोड़ा एक चीज और सुन लीजिएगा। देखो भारत में जो शेयर बाजार है, जो शेयर मार्केट है, ये एक विनियमित, मैं अगेन बोल रहा हूं, मैं थोड़ा सा ये सारा चीज जो मैंने पढ़ाया इसको समराइज करने की कोशिश कर रहा हूं। तो भारत में जो शेयर बाजार है, शेयर मार्केट इन इंडिया, ये एक विनियमित संगठित और संस्थानीकृत निकाय है। एक कैसा निकाय है, एक विनियमित यानी ऑर्गेनाइज, संगठित ऑर्गेनाइज संस्थानीकृत वित्तीय बाजार है, जहां प्रतिभूति बाजार के संगठक जो इसके कंपोनेंट है, प्रतिभूति बाजार, जो प्रतिभूति बाजार है, एक्सचेंज मार्केट है, तो इसके जो संगठक है, जो इसके कंपोनेंट है, जैसे शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, नोट्स हो गया, अभी हम आगे बात करेंगे, तो इसकी खरीद बिक्री मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित कीमतों पर की जाती है, और इसी को शेयर बाजार कहते हैं, इसी को शेयर बाजार कहते हैं। दोबारा सुनिएगा, शेयर बाजार, मुझे उम्मीद है कि ये चीज और भी किए होंगे, लेकिन दोबारा सुन लेंगे तो यहाँ आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो भारत में जो शेयर बाजार है, एक विनियमित संगठित और संस्थानीकृत वित्तीय बाजार है, जहां प्रतिभूति बाजार के जो संगठक हैं, जैसे कि शेयर बाजार, शेयर हो गया, बॉन्ड हो गया, नोट्स हो गया, इनकी खरीद बिक्री मांग और आपूर्ति के माध्यम से इनकी कीमतों को निर्धारित किया जाता है। इसी को शेयर बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को शेयर बाजार कहते हैं। इसके अंतर्गत भारत में जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, हालांकि मैंने इसको बताया था सेबी के बारे में। देखो भारतीय शेयर बाजार का अन्य प्रतिभूति बाजारों के व्यवसाय को विनियमित करने और उन्हें संगठित रूप प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, रखिएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में, एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में करी गई। वहीं 12 अप्रैल 1992 में इसको भारतीय प्रतिभूति निकाय का, जो भारतीय प्रतिभूति है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत इसको स्टैच्यूटरी यानी इसको लीगल दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। वर्तमान में इसके जो चेयरमैन है, मैंने आपको इसके चेयरमैन बताया, लेकिन इसके चेयरमैन के साथ साथ देखो इसमें से कितने सदस्य होते हैं। तो वर्तमान में जैसे चेयरमैन है, 3 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, एक चेयरमैन होंगे, ठीक है, जैसे कि अजय साहब है, और इसके 3 और पूर्णकालिक, जिनका टाइम पीरियड निश्चित होता है, और 4 अंशकालिक सदस्य। तो एक चेयरमैन, 3 पूर्णकालिक, 4 अंशकालिक, इसमें टोटल 8 सदस्य होते हैं। कितने? 8 सदस्य होते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है, ठीक है ना। इसके साथ साथ एक चीज और यहाँ पे लिखा था, कहाँ पे था, अच्छा ठीक है, ये, और अजय त्यागी इसके इस समय के चेयरपर्सन। टोटल कितने? 8 लोग। अब इसका काम क्या होता है, थोड़ा सा ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि देखो इसकी जो कार्य है, इसका अधिकार है, वो क्या है, ये भी जान लेते हैं। मैंने यहाँ थोड़ा सा चीज को आपको
जो इसकी विषय वस्तु है बताने की कोशिश की थी। अब इसको थोड़ा सा डिटेल से सुन लो। देखो, प्रतिभूति बाजार में जो निवेशकों को संरक्षण प्रदान करना ताकि कोई स्टॉक एक्सचेंज आके लोगों के साथ फ्रॉड ना कर सके, तो ये संरक्षण प्रदान करता है और विभिन्न उपायों से प्रतिभूति बाजार को विनियमित यानी क्या करता है, रेगुलेट करता है और विकसित होने को एक बढ़िया सा माहौल क्रिएट करता है। ठीक है, किसको, स्टॉक एक्सचेंज यानी प्रतिभूति बाजार। इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज मर्चेंट में म्यूचुअल फंड अंडर राइटर्स, रजिस्ट्रार ब्रोकर्स इत्यादि को भी विनियमित करने के साथ साथ इनका पंजीकरण भी इसी सेबी के अंतर्गत होता है। तो कोई ऐसे वर्क नहीं कर सकेगा, कोई फ्रॉड नहीं करना चाहिए, तो इन सभी का जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो यही किया जाता है। वहीं स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज है, तो स्टॉक एक्सचेंज और अन्य जो माध्यमों की जो जांच है, उनकी लेखा परीक्षा वो वही करता है, यानी स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया ही ये सारी चीज, उसका जो ऑडिटिंग है, यही करेगा। ठीक है, तो ये तो इसके कार्य है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो शुल्कों की वसूली है, वो सेबी ही करता है। ये जो पूरा, जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज या जो भी जिन पे पेनाल्टी या शुल्क लगाया जाएगा, तो वही करेगा, यानी सेबी करेगा। इसके अंतर्गत जो प्रतिभूति बाजार से जुड़े कामगार हैं, निवेशकों को शिक्षा प्रदान करने को प्रोत्साहन करना, ये सारी चीजें कौन करेगा, यही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करेगा। देखो, इसमें कुछ और परिवर्तन किए जाते हैं। प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से सभी को फर्जी निवेश योजनाओं पर लगाम लगाने के लिए जांच के बारे में निकायों से सूचना मांगने और मामलों को त्वरित निपटारा सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष अदालत गठन करने के संबंध में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को अधिकार प्राप्त हो गए हैं कि अगर कोई भी इसमें फ्रॉड करता है या कोई सूचनाएं मांगने पे कोई आनाकानी करता है, तो और या फिर किसी प्रकार का उसको अनियमितता समझ आती है, तो वह एक विशेष प्रकार का अदालत गठित करते हुए जो सेबी है, इन सारी चीजों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित करेगा। ठीक है, और ये किसके माध्यम से, ये प्रतिभूति कानून संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से इसमें ये चीज जोड़ी गई। वहीं सितंबर 2015 में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और एफएमसी यानी फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन का आपस में विलय कर दिया गया। तो ये भी हालांकि मैं आगे बता था, लेकिन जब ये बता ही रहा हूं तो थोड़ा सा सुन लो कि एफएमसी का कैसे विलय। देखो, 2015 में इसमें काफी अनियमितता एफएमसी के अंतर्गत देखने मिली, तो इसका सेबी के साथ विलय कर दिया जाता है 15 में। अब कमोडिटी ब्रोकर्स भी जो सेबी ब्रोकर्स नियमों के दायरे में आ गए। पहले जो कमोडिटी था ना, वो कमोडिटी किसके अंतर्गत, एफएमसी के अंतर्गत, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के अंतर्गत कार्य करता था। लेकिन जो भी अब कमोडिटी ब्रोकर्स हैं, वो किसके नियमों के अंतर्गत, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के नियमों के अंतर्गत आ गए। अब वायदा बाजार से भी ज्यादा इसको बेहतर पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट और एक बेहतर अनुकूल माहौल क्रिएट करने की बात करी जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें आपने देखा। अब हमें दोबारा से स्टॉक एक्सचेंज, मैंने बताया आपको स्टॉक एक्सचेंज में किसी प्रकार का कि इसमें से जो इच्छुक निवेशक है, उसमें एक प्लेटफॉर्म है ये स्टॉक एक्सचेंज, और इसके माध्यम से अगर किसी को मान लो कि बेचना चाहता है, अपना जो शेयर होल्ड करके रखा है, तो दूसरे निवेशक कोई से प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेच सकता है, खरीद सकता है। तो स्टॉक एक्सचेंज, मैंने ये भी बताया कि भारत में भाई जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो दो बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों के बारे में पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि ये बीएसई है, एनएसई के बारे में बता देता हूँ, और दुनिया की जो और स्टॉक एक्सचेंज है वो लिखवा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, चलो देखो थोड़ा सा बीएसई के बारे में आप देखो कि ये बीएसई क्या है। ये बीएसई देखो, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे पहली यानी प्राचीनतम, सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। बीएसई की स्थापना 1875 में करी गई। देखो, देख पा रहे हो, इसकी स्थापना 1875 में की गई, जिसे भारत सरकार ने 56 है शायद, हाँ 56 भारत सरकार ने 1956 शेयर बाजार के रूप में इसको मान्यता प्रदान करी।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्रतिभूति, शेयर्स, डिबेंचर्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड इत्यादि के व्यापार के लिए एक कुशल पारदर्शी बाजार को स्थापित करते हुए इसमें निवेशकों के हितों की रक्षा करते हुए, निवेशकों की शिकायतों का निवारण करते हुए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ISO 9001 और 2000 इसके सर्टिफिकेट जारी करने वाला भारत का पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज बना। ये सर्टिफिकेट आपने देखा होगा, ये ISO सर्टिफिकेट कई बार लिखा रहता है 9001, ये सर्टिफिकेट है 2000 ISO 2000, ये सर्टिफिकेट कौन जारी करता है? ये PSC ही जारी करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ आप देखोगे कि मैंने बताया भारत का पहला और विश्व का दूसरा स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी BSE ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम, जिसे बोल्टी बोलते हैं। तो बोल्टी के नियम सुरक्षा जो नियम सूचना सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत ये ट्रेडिंग करी जाती है इसमें से, और इसका स्टैंडर्डाइजेशन को इस पे फोकस करा जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो BSE जो इसमें से BSE और यानी NSE को भी थोड़ा सा देखेंगे, तो थोड़ा सा आपको इसमें समराइज अगेन कर देता हूं। देखो, BSE की जो स्थापना है 1875 में करी गई, एशिया के प्राचीनतम स्टॉक एक्सचेंज है। कुल बेचे और खरीदे गए शेयरों की संख्या के आधार पे और मूल्य के आधार पे भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, और जो सूचीबद्ध जो इसमें लिस्टेड है कंपनियां, उनके आधार पे भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। इसके कई सूचकांक में से सबसे जो प्रमुख सूचकांक है वो हम आगे जब इसके बारे में बात करेंगे, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। ठीक है, तो ये निफ्टी जो है ये NSE का है, सेंसेक्स 50 का है। तो सेंसेक्स इसका सबसे महत्वपूर्ण सूचकांक है सेंसेक्स। जैसे आपने देखा होगा सेंसेक्स घटता है तो लिखा रहता है कि आज सेंसेक्स गिरा, सेंसेक्स बढ़ा, डिटेल से समझाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सेंसेक्स कैसे ऊपर नीचे जाता है, बस आपने BSE को देखा कि BSE एक्चुअल में है क्या, BSE एक्चुअल में है क्या। BSE 2017 में जो BSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर जो सूचीबद्ध कुछ कंपनियां हैं, आप देखोगे कि इनको डिपॉजिटरी सेवाएं भी उपलब्ध कराता रहा है। ठीक है, इसको हम डिटेल से आगे देखेंगे इसके बारे में, बस थोड़ा सा NSE को सुन लो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सुन लो। देखो, NSE की अगर हम बात करें, जो NSE है तो इसकी स्थापना 1992 में करी जाती है। एक स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे जैसे मैं स्टॉक एक्सचेंज में बताया था, ये अपना कार्य 1994 में करना शुरू करेगी और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही स्थित है। यह भारत की पहली पूरी तरीके से कंप्यूटराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, और इसमें से प्रतिदिन के हिसाब से अगर कुल खरीदा और बेचा गया शेयर की संख्या के आधार पे और उसके मूल्य यानी उसके प्राइस के अकॉर्डिंगली भारत की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज हो जाती है। लेकिन सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या के आधार पे ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। पहली कौन है? BSE, जो कि मैंने आपको बताया था। अभी मैं बताऊंगा कि सूची मतलब इसमें से कैसे कंपनियां लिस्टेड होती हैं, और NSE के कई सूचकांक जारी करती हैं। सबसे प्रमुख है निफ्टी 50। इन डिटेल को जरा थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करिएगा। देखो भैया, ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या है? स्टॉक एक्सचेंज है, ये प्लेटफॉर्म है। बस ये मानो ये एक प्लेटफॉर्म है, इसमें कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं। अगर कंपनी को कम या लंबी अवधि के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो इसी के माध्यम से, ये एक माध्यम होता है स्टॉक एक्सचेंज, तो अपने शेयरों को खरीद बिक्री की जा सकती है, अपने शेयरों की खरीद बिक्री करी जाती है। तो भारत में जो दो इंपॉर्टेंट है, BSE और NSE, यानी BSE और NSE, तो इनके दो सूचकांक मैंने बताया कि जो BSE है इसका मुख्य प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स है, और जो यानी वो है यानी NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इसका प्रमुख सूचकांक निफ्टी है। तो निफ्टी आपने कई बार पेपर में आज तक देखे होंगे कि निफ्टी क्या है, BSE यानी सेंसेक्स क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये आज तक समझ नहीं आया होगा। अब मेरी गारंटी है कि ये आपको पूरी तरीके से ये समझ आएगा, ये पूरी तरीके से समझ आएगा, यहाँ कोई डाउट नहीं रहेगा। चलो देखो, ये जो दोनों संवेदी सूचकांक होते हैं, संवेदी मतलब इंडेक्स होता है। अगर ये जो कंपनियां लिस्टेड हैं, इन कंपनियां अगर इनका शेयर नीचे गिरता है, इनकी वैल्यू नीचे गिरती है, तो ये नीचे गिरेंगी या फिर ऊपर उठेंगी। तो ये समझो कि ये संवेदी सूचकांक है। निफ्टी 50 NSE के सभी सूचकांकों में से सबसे प्रमुख सूचकांक है। आपको यहाँ ये फोकस करना है
पहले मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, है ना। जरा यहाँ पे देखना कि एनएससी का मतलब क्या है, और ये एनएससी निफ्टी 50 क्या है और सेंसेक्स 30 क्या है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स 30 क्या है। मैंने क्या बताया, इसमें से जो कंपनियां क्या है, लिस्टेड है। इसमें से कंपनियां लिस्टेड है, मान लो एनएससी है, एनएससी ये स्टॉक एक्सचेंज है। इसमें से कंपनियों की अगर बात करें तो सॉरी, इसमें से कंपनियों की बात करें तो इसमें बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड हैं, सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। जैसे कि सेंसेक्स में करीब आगे यानी बीएसई की बात करेंगे तो बीएसई में करीब 5500 कंपनियां क्या है, लिस्टेड हैं। इसी तरह एनएसई में करीब 4500 4000 कंपनियां लिस्टेड हैं। तो इन कंपनियों का ये कहा जाता है कि आपने जो, मैं देखिए निफ्टी बताने की कोशिश कर रहा हूं, निफ्टी 50, तो इसमें 50 सबसे बेहतरीन, 50 सबसे महत्वपूर्ण कंपनियां ली जाएंगी, ठीक है। इसके अंतर्गत इन सारी कंपनियों का एक एवरेज तैयार किया जाएगा, और उस एवरेज के माध्यम से अगर मान लो ये कंपनियों का जो प्राइस है, जो शेयर का प्राइस है, वो अगर ऊपर जा रहा है एवरेज, तो ये कहा जाएगा कि एनएसई, यानी जो एनएसई है वो ऊपर गया। अगर उन्हीं कंपनियों का एवरेज नीचे जा रहा है तो ये कहा जाएगा ये नीचे गया। इसमें 50 मोस्ट इमिनेंट कंपनियां रखी जाएंगी। कंपनियां हालांकि 4000 से ज्यादा इसमें लिस्टेड है, लेकिन 50 मोस्ट इमिनेंट कंपनियां रखी जाएंगी। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें और भी सूचकांक जारी किए जाते हैं, निफ्टी 100, निफ्टी 300, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 है। तो निफ्टी 50 एनएसई के सभी सूचकांकों में से सबसे प्रमुख सूचकांक है, जो कि मैंने बताया। जबकि जो सेंसेक्स है वो बीएसई का, यहाँ पे बीएसई लिखा है, बीएसई के सबसे सूचकांकों में से प्रमुख है। जैसे सेंसेक्स के बारे में आप बात करेंगे तो शेयर बाजार की गति की दिशा का एक अनुमानित रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट है, एक क्या है, ये प्रदर्शन है, कैसे प्रदर्शित किया जाएगा। निफ्टी 50 के अंतर्गत वर्तमान में 50 स्टॉक्स है, जो कि अलग अलग क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ कंपनियां हैं। मैंने बताया ना, मोस्ट 50 एमिनेंट कंपनियां, हालांकि इसमें तो बहुत सारी कंपनियां जुड़ी हैं, बस इसमें ये याद रखना है कि मोस्ट इमिनेंट 50 कंपनियों का जो ऊपर का उतार चढ़ाव है, उस परिवर्तन को इसमें दर्शाया जाता है, जो परिवर्तन है उसमें दर्शाया जाता है। इसी वजह से इसको निफ्टी, अगर मान लो कि ये ऊपर जाता है, ठीक है, तो बोला कि निफ्टी ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है तो बोलेंगे कि शेयर मार्केट नीचे आ रहा है, निफ्टी नीचे आ रहा है। तो इनका एवरेज ये हर दिन दर्शाया जाता है, ठीक है ना। यहां तक आपने चीजों को देखा। अब देखो सेंसेक्स को, देखो जो सेंसेक्स मैंने बताया, इसमें जो सेंसेक्स है अर्थात ये बीएसई जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये उसी के अंतर्गत ये एक सूचकांक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत एक सूचकांक है। तो बीएसई में करीब मैंने बताया भैया कि 5500 कंपनियां लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। बिना स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से कोई कंपनी अगर लिस्ट नहीं है तो अपने शेयर बाजार को, अपने आईपीओ को मैं बताऊंगा, लेकिन अपने ज्यादातर जो बात कही जाए तो शेयर मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते, उसको एनी हाउ किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना ही पड़ेगा। तो इसमें करीब 5500 कंपनियां लिस्टेड है। तो इसमें से जो टॉप 30 कंपनियां हैं, कितना, टॉप 30 कंपनियां, तो उसी का एक एवरेज बनाया जाता है। टॉप 30 कंपनियों का अगर एवरेज ऊपर जा रहा है तो कहा जाएगा कि जो बीएसई है वो ऊपर आज गया, इतने पॉइंट से ऊपर बढ़ा, तो इसमें कितना, टॉप 30। और अगर इसी का एवरेज नीचे गिरा, शेयरों का जो कीमत है गिरा, तो कहा जाएगा कि इतने पॉइंट से नीचे गिर गया। तो इसमें टॉप 30 कंपनियां क्या होंगी, सम्मिलित होंगी, ध्यान रखिएगा। हालांकि लिस्टेड तो 5500 कंपनियां, लेकिन जो इनका एवरेज, जो इसको दर्शाया जाएगा, उसके परिवर्तन को दर्शाया जाएगा, उसके मूल्य के शेयरों के, वो टॉप 30 कंपनियों के। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो एक कंपनी कई मार्केट में, कई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। ये सारी जो कंपनियां हैं ज्यादातर एनएसई में भी लिस्टेड है। तो आप ये ओवरऑल कह सकते हो कि जो एनएसई में, एनएसई की कंपनियां बीएसई में और बीएसई की कंपनियां एनएसई में, क्योंकि इन्हें कई मार्केट से पैसे उठाने की जरूरत पड़ती है, तो ये कई मार्केट से पैसे क्या करती है, उठाती है और लिस्टेड, इन्हें लिस्ट हो जाती है।
ठीक है, तो आपने यहाँ तक इन सारी चीजों को देखा। अब बीएससी में भी और इंडेक्स जो संवेदी सूचकांक है, और ऐसा नहीं है कि मात्र सेंसेक्स 30 बस जारी होता है, बीएससी 200 जारी होता है, बीएससी 500 जारी होता है, ये भी जारी किए जाते हैं, ये भी सूचकांक है, ये भी सूचकांक है। अब अगेन इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज ये बताने वाला हूं कि जो शेयर मार्केट में तो कुछ जो प्रमुख शेयर बाजार है, इनको थोड़ा सा मैं लिखवा देता। हाँ, खाली मिल गया यहाँ पे, और बाकी इसे लिखवा के और कल बात करेंगे, है ना। शेयर बाजार, शेयर बाजार, और इसमें से संबंधित देश, किस देश से संबंधित है, संबंधित देश, इसे लिख लीजिएगा। बार बार बोल रहा हूं सभी, क्योंकि एक्चुअल कभी कभी यूपीएससी भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। बाकी का जो मैंने बताया, देखो निफ्टी 50 समझ आज तक ना समझते रहे होंगे, लेकिन एक बार और इसे समराइज कर दूंगा। निफ्टी 50, सेंसेक्स 30, ये मतलब क्या है, निफ्टी कैसे ऊपर बढ़ता है तो कब कहेंगे हम कि निफ्टी बढ़ रहा है, कैसे नीचे गिरता है तो कहेंगे शेयर मार्केट नीचे गिर रहा है। इसके समराइज कर दूंगा। पहले शेयर बाजार के कुछ और आप मार्केट देख लो। डोव जोन्स से, क्या है, डोव जोन्स, डोव जोन्स, डोव जोन्स कहाँ का ये शेयर बाजार है, ये न्यूयॉर्क यूएसए, न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए। दूसरा नेस्डैक, खूब इंपॉर्टेंट, यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट, नेस्डैक अगेन यूएसए। निक्की, खूब सुना होगा आपने, निक्की, टोक्यो जापान का, निक्की जापान का, कहाँ का, निक्की जापान का। ओस्लो, ओस्लो, ओस्लो कहाँ का, ये नॉर्वे का है भैया, ओस्लो नॉर्वे का बाजार है, शेयर मार्केट है। पांचवा नंबर संघाई, सभी को पता है, चाइना का, संघाई चीन का। अगला लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ऑब्वियस है लंदन का, लंदन स्टॉक एक्सचेंज कहाँ का, लंदन का, लंदन का। अगला है हैंग सेंग, हैंग सेंग, हैंग, हैंग सेंग, हैंग सेंग कहाँ का है, हांगकांग का, नाम से भी पता चल रहा है, हांगकांग का। बर्लिन ऑब्वियस है कहाँ का होगा, जर्मनी का होगा, बर्लिन जर्मनी का। वारसा पोलैंड, याद होना चाहिए, वारसा संधि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। वारसा पोलैंड, ठीक है। ये सभी स्टॉक एक्सचेंज है। ढाका बांग्लादेश का, एक शेंजेन, अगेन इंपॉर्टेंट है, शेंजेन चाइना का, शेंजेन कहाँ का, चाइना का। एक अगेन इंपॉर्टेंट है, यानी फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट, सॉरी फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट कहाँ का भैया, जर्मनी का, फ्रैंकफर्ट जर्मनी का। वियना ऑस्ट्रिया का, टोरंटो कनाडा का, सब उन्हीं के नाम पे। ये स्टॉक एक्सचेंज है, ये क्या है, सब स्टॉक एक्सचेंज है। तो कल का जो लेक्चर होगा हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, यानी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्या है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट डिटेल से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलते हैं अगली क्लासेस पे।